वॉइस प्रॉब्लम नहीं, माइक ऑफ था, इन्हें कुछ बता रहा था बच्चों को। तुमने एक ही ब्राउजर पे लगाए दोनों? ये बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं तुम आजकल। नहीं, रुक जा, इस बच्चे का कमेंट का जवाब दो। स्विच गियर एंड नहीं हुआ चाचा, ये बीच में कुछ एक चैप्टर था तो हम सोचे ये तुम्हें भी पढ़ा दे। चलो फिर आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं इल्यूमिनेशन के एक और लेक्चर को। आज थोड़ा सा 5-6 न्यूमेरिकल भी करने हैं इस पर। हम लोगों ने कल देखा है कि लाइट एक कारण है और इल्यूमिनेशन उसका एक रिजल्ट है। ये हम लोगों ने स्पेयर यानी कि सॉलिड एंगल समझा है, ये हमें स्पेयर है। पेजेज में बाकी चीज कहाँ है इनमें? ये तो लिखा लिखा रहा है यार इस पे। अक्सर ऐसा होता नहीं ना, ये सेव अगर कर दे तो इसमें रहती है। तो इसमें कुछ होगी भी तो क्या था हमारा। ठीक है, यही था ना। ये हॉरिजॉन्टल ही है, हेमिस्फेयर नहीं है ना। चेक किया था मैंने बाद में। यही तक थे ना बेटा हम। यहाँ तक भी थे और ये भी इसी से कनेक्ट होता हुआ है, ये भी बहुत खास है बेटा। इन पे न्यूमेरिकल है बहुत। तो भी हमें देखना था मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। ए भाई, कैंडल पावर पता है ना क्या है? किसकी यूनिट है? लुमिनियस इंटेंसिटी। एक कैंडला और दूसरी कैंडल पावर। लुमिनियस फ्लक्स की यूनिट बोलो है, ल्यूमेन। तो मीन स्पेरिकल कैंडल पावर हमने देखा है कि टोटल लुमिनियस फ्लक्स अपॉन में 4 पाई। देखो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लिया आपको टोटल लुमिनियस फ्लक्स पूछा जाए और आपको मीन स्पेरिकल कैंडल पावर दे दे, तो टोटल लुमिनियस फ्लक्स को किससे डिनोट करते आए? फाई से। तो फाई बराबर में 4 पाई इंटू मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, ये भी बहुत खास है, मीन हेमी स्पेरिकल कैंडल पावर। तो जो हेमिस्फेयर है उसमें कल हम लोगों ने देखा था एंगल कितना था, बोलो। अरे 2 पाई। तो यहां पर है टोटल लुमिनियस फ्लक्स अपॉन में 2 पाई। तो बेटा कई बार ये दे देगा आपको और टोटल फ्लक्स पूछ लेगा। अब बात करते हैं रिडक्शन फैक्टर की। रिडक्शन फैक्टर होता है मीन स्पेरिकल कैंडल पावर से मीन हॉरिजॉन्टल पावर। इट इज द रेशियो ऑफ मीन स्पेरिकल कैंडल पावर टू मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। तो ये भी कई बार आपको फॉर्मूला टिक लगाने को आ जाती है।
देखो जितने भी ये तुम फैक्टर 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 निकालोगे ना, इनकी कोई यूनिट मेंशन नहीं करना। तो इसमें क्या है कि मीन, एस मतलब स्पैरिकल, और इसमें क्या है, एच मतलब हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाएगा जी रिडक्शन फैक्टर। यहां तक हो गया था कल हमारा ना। चलो फिर देखो, अब जितनी ये चीजें बताते हुए चल रहा हूं ना बेटा, इन पे न्यूमेरिकल है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, मेन हमें स्पेयर पे हॉरिजॉन्टल पे, इन सब पे न्यूमेरिकल बनता है। अब नेक्स्ट है हमारा इल्यूमिनेशन। ये भी न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा और इसकी यूनिट भी बहुत काम की है। तो इल्यूमिनेशन देखते हैं क्या होता है कि प्रति इकाई, ठीक है जी, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो भी लुमिनियस फ्लक्स होगा वो क्या कहलाएगा, इल्यूमिनेशन। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाले फ्लक्स को या इल्यूमिनेशन फ्लक्स को इल्यूमिनेशन कहते हैं। इसे ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, फाई की यूनिट क्या है, ल्यूमेन है, और ए की, तो या तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर लिखिएगा। आपको जब पेपर बहुत आसान बने तो ये पूछा जा सकता है कि लक्स किसके बराबर होता है, तो क्या लिया जी हमने, या फिर इसे कहेंगे लक्स। तो लक्स को हम लोग लिख सकते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। बल्कि अभी हमें इनवर्स स्क्वायर लॉ देना है, फिर हमें लैम्बर्ट कोसाइन लॉ देना है। ये हमारे सब यहीं से बनते हुए चलेंगे जी। अब तो E बराबर अभी क्या है, वहां भी हम इल्यूमिनेशन ही चेक करेंगे, जिसमें आप लिखेंगे E बराबर में I अपॉन में D स्क्वायर। ठीक है, फिर एक आप कैलकुलेट करेंगे कि E बराबर में, यानी कि जब कोई भी बॉडी को या कोई भी किसी भी सोर्स को आप किसी एंगल से झुका दे, तो तब यह आ जाएगा I अपॉन में एच स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसी फॉर्मूले में और मॉडिफिकेशन करेंगे, तब हमें मिलेगा I बाई एच स्क्वायर कॉस की क्यूब थीटा। तो अभी ये तीन नियम बड़े जरूरी है। फिर देखो एक शब्द हमने लिखा है ब्राइटनेस, क्या है, लुमिनेंस क्या है, यानी चमक, ब्राइटनेस। कई बार हम कहते नहीं कि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो गई, मतलब ये चमक रहा है। तो देखिए ब्राइटनेस का मतलब क्या है कि लुमिनेंस इज डिफाइंड एज द लुमिनियस फ्लक्स emitted by the source. देखो लुमिनेंस इज डिफाइंड एज द लुमिनियस फ्लक्स एमिटेड बाय द सोर्स। सोर्स के द्वारा जितना लुमिनियस फ्लक्स उत्सर्जित किया जा रहा है वो कंसीडर किया जाएगा ब्राइटनेस या लुमिनेंस। इसमें लिखा भी है सरफेस पर यूनिट बाय द सोर्स ऑफ सरफेस पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया। जैसे जब चमक की हम बात कर रहे हैं, डिनोट करेंगे हम लोग इसे बी से। लुमिनेंस को स्रोत या सतह प्रति यूनिट क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित लुमिनेंस फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर ये कहते हैं कि किसी सतह पर
मतलब कम एरिया में बहुत ज़्यादा लुमिनियस फ्लक्स अगर आ जाता है तो वो ज़्यादा चमकने लग जाता है। यही ये बता रहा है कि पर यूनिट एरिया पर जो भी आपका जो लुमिनियस फ्लक्स है उसको अपना दर्शाएगा, तो उसको कहेंगे ब्राइटनेस या लुमिनेंस। अब नेक्स्ट है इसमें द यूनिट ऑफ ब्राइटनेस। ये तीन चीजें हैं और ये तीनों चीजें बहुत खास है। यूनिट ऑफ ब्राइटनेस यानी कि चमक की इकाई पेपर में बनती है सीधे सीधे। इल्यूमिनेंस की आपको या ब्राइटनेस की आपको लुमिनेंस या फिर ब्राइटनेस की आपको बतानी है यूनिट। देखो, यदि कैंडल पर स्क्वायर मीटर की बात करें, कैंडल पर स्क्वायर मीटर अगर लिखेंगे इसमें स्क्वायर मीटर, तो इसे डिनोट किया जाता है निट से। अगर कैंडल पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो इसे स्टिल्ब से प्रदर्शित किया जाता है, STILB। ये चीजें जब पेपर में आती है ना तो ये लगती है कि यार ये सिलेबस से बाहर की है, ये तो हम शब्द नहीं सुनते। अगर पर मीटर होगा, पर मीटर का स्क्वायर, तो निट है। मान लिया आपको कह दे कि निट शब्द से क्या समझते हैं, तो कैंडल पर सेंटीमीटर स्क्वायर गलत है, कैंडल पर मीटर स्क्वायर सही है। ठीक है भाई। और अगर स्टिल्ब है तो कैंडल पर स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर एक इकाई आती है लैम्बर्ट। लैम्बर्ट अगर है तो इसका मतलब है अब कैंडल की जगह पर क्या है, ल्यूमेन। फिर मैं क्या सिखाता हूं आपको भैया, लुमिनियस फ्लक्स। क्या लिखा करते हो, ल्यूमेन। तो अगर लैम्बर्ट है, मान लिया आपको चार ऑप्शन दे दो कि लैम्बर्ट किसके बराबर है या लैम्बर्ट से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे लैम्बर्ट का मतलब है ल्यूमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीनों बड़ी जरूरी है क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों का गलत होता है। ल्यूमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब लैम्बर्ट है, और जब ये कैंडल लिख रहा है स्टिल्ब है और मीटर में देखेंगे तो निट है। ये हमारी होती है ब्राइटनेस। ठीक है जी, इसकी तीनों इकाई, और ये लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। अब देखो जी, एफिशिएंसी या दक्षता की बात कर रहे हैं। नॉर्मली चाहे आप ट्रांसफॉर्मर दक्षता की बात करो, चाहे आप मोटर की दक्षता की बात करो, बेटा दक्षता यही तो होती है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। मान लिया तुम ये सोचकर देखो, ये जो लाइट जल रही है इसने हमें भाई कुछ प्रकाश उत्सर्जित किया है ना। प्रकाश का मतलब हम कहते हैं कि ठीक है जी, कुछ ल्यूमिनियस फ्लक्स दिया, लेकिन इसने कुछ तो इनपुट लिया ना। इनपुट किसके रूप में लेगा, जो पावर इसने कंज्यूम की है। तो एफिशिएंसी का इसका आउटपुट है लुमिनियस फ्लक्स, इनपुट क्या है, जो शक्ति उसने, जो पावर है कंज्यूम की है। तो लुमिनियस या लैंप एफिशिएंसी हम ये कहेंगे कि यह स्रोत द्वारा उत्सर्जित शक्ति और स्रोत द्वारा उपभोग की गई शक्ति का अनुपात है। उत्सर्जित करने का मतलब टोटली होता है हमारा लुमिनियस फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से, और कंज्यूम करने का मतलब होता है हमारा वॉट से। इसीलिए इसकी जो यूनिट हम मेंशन भी करते हैं वो आती है ल्यूमेन पर वॉट। और ल्यूमेन किस चीज को दर्शाता है, लुमिनियस फ्लक्स को। ठीक है जी, तो आउटपुट पर फ्लक्स है और इनपुट इसमें कंज्यूम की गई शक्ति है। ये होता है लैंप एफिशिएंसी। ठीक है जी, याद रहेगा। ये मेंशन भी कर लिया इसमें ना, ये जो एक बच्चा पहले फोटो लेने पे तुल रहा था, वो जरा आप फोटो
दोबारा अपडेट कर ले, क्योंकि ये बड़ी खास है, ल्यूमेन पर वाट, यही तो था। हमने कहा ये याद रखने वाली है, लेकिन इन चीज को याद रखकर फॉर्मूला जो याद है उसको न्यूमेरिकल में लगाना भी आना चाहिए। फिर है जी यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखो यूटिलाइजेशन फैक्टर ये है भाई, इसने जो टोटल ल्यूमेन इसने किसी सरफेस पर दिए, मान लिया मुझे तो बुक पढ़नी थी, किसी सतह पर इसने कुछ ल्यूमेन अपना ये दिए, तो ये आउटपुट है। हमें यूटिलाइजेशन फैक्टर बताना था कि हमने एक बात बताओ, सपोज मैं ये कहूं कि यार कहीं पर हमने कुछ इनपुट दे दिया जी 10, और उसमें से हम कहें कि काम की चीज है 10, हम 10 को चाहे यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम 10 को ना करें। इस 10 में से काम करने के लिए जिम्मेदार या हम जो यूटिलाइज कर रहे हो मात्र 8 है, तो टोटल कितने एमिट हुए? 10। इस्तेमाल क्या हुए? काम कितनों ने किया? 8 ने। तो यहां यही है यूटिलाइजेशन फैक्टर, आपने कितने ल्यूमेन का यूटिलाइज किया अपॉन में कितने टोटल ल्यूमेन उसने एमिट किए। एमिट मतलब उत्सर्जित कितने किए। तो हम लोगों ने रखा यूटिलाइजेशन फैक्टर कि ल्यूमेन रीचिंग एट द वर्किंग प्लेन अपॉन में लुमिनियस एमिट या ल्यूमेन एमिटेड बाय द सोर्स। मेरा कहने का मतलब है, देखो समझो, मुझे कोई चीज पढ़नी है, मुझे कोई चीज पढ़नी है इस किताब से, इसने जितने ल्यूमेन दिए हैं वो एमिट करने वाला था, इसने उत्सर्जित कर दिया। मान लिया सपोज इसने 100 ल्यूमेन कर दिया, क्या इसने रोशनी सिर्फ मेरी किताब पे ही दी है? बाकी भी तो गया ना। तो हमने कहा भाई हमारी किताब पे तो मात्र 40 मिली, ओके जी। तो इसने एमिट कितना किया? 100, हमें कितनी मिली? 40। तो हम कहेंगे भाई अब आउटपुट क्या मिला मुझे इस किताब को पढ़ने के लिए? तो 40 मिल रही है। अब देखो यहां मुझे अलग मिलेगी, तभी कहा गया है कि जिस सरफेस या जिसे मुझे पढ़ना है ना, जिस चीज को मुझे देखना है, ये प्रॉपर प्लेस पे हो, प्रॉपर जगह हो। अब ये लाइट थी यहां, मैं इसे ले जाकर इसके नीचे रख के पढ़ूं तो गलत पोजीशन हो गई ना, ल्यूमेन और कम हो गए। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर है कि किसी भी सरफेस पर, सरफेस मतलब ये जिसे मैं पढ़ना था, वहां पहुंचने वाले ल्यूमेन की संख्या अपॉन में टोटल लाइट के द्वारा एमिट या उत्सर्जित किए गए ल्यूमेन की संख्या, ये होता था हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसके नीचे आके मैं और, अरे वाह ये तो और अच्छा दिख रहा है, इसके इधर अंधेरे में ले जाऊंगा इसको किसी कोने वोने में तो और कम दिखेगा मुझे। तो हम लोग कहेंगे कि ल्यूमेन रीचिंग एट द वर्किंग प्लेन अपॉन में ल्यूमेन एमिटेड बाय द सोर्स। याद रहेगा भाई। इसके बाद देखिए मेंटेनेंस फैक्टर। इसके बाद है मेंटेनेंस फैक्टर, इट्स वैल्यू वेरीज। इसका मान, ए भाई ये भी लेस देन 1 है। कौन सा दोस्त? ये यूटिलाइजेशन फैक्टर ना 0.3 से 0.5 नहीं है, ये मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। एक प्रॉपर अभी लैम्बर्ट प्रिंसिपल मैं तुम्हें बताऊंगा, इसके सोर्स के इसके साथ साथ में ये बदलता रहता है। हम ये कहते हैं 0.3 से 0.5 सिर्फ इसलिए लिखा, वो भी स्टैंडर्ड किताब में नहीं लिखा। इसने ये कहा कि एक लैंप या व्यवस्था जब आप लाइटनिंग करें तो किसी भी सरफेस पर कम से कम एमिट की गई ऊर्जा का 30-40% तो प्राप्त होना ही चाहिए, उसे ही हम सही लाइटनिंग स्कीम मानेंगे।
तो इसके आधार पे लिख दिया जी 0.3, 0.5। अदरवाइज देखो, जब आप इसी किताब को, नाइट लैम्प देखा है, नाइट लैम्प देखा आपने दोस्त? नाइट लैंप पर किताब पढ़ते समय यूटिलाइज फैक्टर बहुत अच्छा होता है। क्यों, मैं बताता हूं। लैंप होता है और एक बल्ब लगा होता है जी उसमें, सीधे ये, और तुम किताब को इसके नीचे रख के पढ़ते हो, तो वहां उस कंडीशन में ये हमारा 0.7 0.8 तक भी पहुंच जाता है। तो ये तो मैं ऐसी बेकार से बेकार हालत की बात कर रहा हूं मैं। मेंटेनेंस फैक्टर 0.5 से 0.8 के बीच में रखेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है। जब भी कोई किसी सरफेस या प्लेन की बात करते हैं, तो कोई सरफेस, सतह जितनी साफ स्वच्छ होती है उतना ही अच्छा उस पर प्रकाश प्राप्त होकर रिफ्लेक्ट हो जाता है। यही तो है। और यदि गंदा हो तो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये होता है मेंटेनेंस फैक्टर कि इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को किससे डिनोट किया करते हो बोलो? ई से यार। और ई बराबर क्या लिखा करते हो? भाई ये कि इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन का मतलब है बेकार बेकार कुछ भी स्थिति में। अपॉन में इल्यूमिनेशन व्हेन ऑल थिंग आर परफेक्टली क्लीन, एकदम साफ स्वच्छ। ठीक है जी। यानी ऊपर वाले कंडीशन में धूल मिट्टी गंदगी ये जमा हो सकती है, और नीचे वाले में परफेक्टली क्लीन। ये भी हमारा लेस देन 1 है। ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते देखिए, डेप्रिसिएशन फैक्टर। दोस्त हम अपने पावर प्लांट में चलते हैं, हम डेप्रिसिएशन फैक्टर सुनते थे, और किसी भी चीज के लिए डेप्रिसिएशन फैक्टर लिया जा सकता है। ये सिर्फ ये दर्शाता है, देखिए किसी चीज को आज हम खरीद कर लाए, तो हमें यह पता है कि भाई कल के दिन इसकी कीमत कम होगी, और 1 साल के बाद तो ये खत्म हो जाएगा। भाई समय के साथ साथ में, समय के साथ साथ में उसकी दक्षता में भी कमी आएगी। उसके जो काम करने की क्षमता थी एक, उसमें भी कमी आएगी, और उम्र तो कम हो ही रही है समय के साथ साथ। तो डिप्रिसिएशन फैक्टर देखिए क्या है, यह अनुसरण गुणांक का व्युत्क्रम, यानी इसका व्युत्क्रम है, और इसका मान सदैव 1 से अधिक है। अभी देखो जी, डिप्रिसिएशन फैक्टर को आप डिनोट ये करते हैं, कहां लिखो इसे, देखो जब शुरुआत होगी तो ये बहुत अच्छे ल्यूमेंस को एमिट कर सकता है। शुरुआत में जब खरीद के लाएंगे, शुरुआत में एक तरह से इल्यूमिनेशन, अपॉन में, जैसे मैंने कहा जी मैं तो 3 महीने के बाद में निकालूंगा। अब बताओ डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या है? तो हम लोग कहते हैं कुछ निर्धारित समय के बाद, कुछ निर्धारित समय के बाद इल्यूमिनेशन। तो समय के साथ साथ में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरती रहती है। अब शुरुआत में अच्छा मिलेगा, बाद में कम, तो इसीलिए 1 से ज्यादा होता है। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पेस हाइट रेशियो है, 2 लैंप की मान लिया बात हो, बेटा ये 2 लैंप है, तो ये दूरी इनके बीच की है हॉरिजॉन्टल दूरी। ठीक है भाई बच्चों। और ये जितनी ऊंचाई से टंगे हुए हैं, ये क्या है रे?
ये फिर है वर्टिकल। तो इसमें ये आता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ऊपर नहीं दोस्त, ये ऊपर टंगे हुए हैं और यहां से ये कोई वर्किंग प्लेन है ये, तो ये हॉरिजॉन्टल दूरी आ गई और ये वर्टिकल दूरी है। तो वर्टिकल दूरी का मतलब है ऊंचाई से। तो स्पेस हाइट रेशियो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंप, दो लैंप के बीच में हॉरिजॉन्टल दूरी बटे में जिस वर्किंग प्लेन, मान लिया ये लाइट थी दोस्त, मैंने ये वर्किंग प्लेन यहां रखा है, ठीक है जी, और दो लैंप ले लिए, देखो ये, तो इनके बीच की दूरी जो है ये तो क्षैतिज दूरी है, और वर्किंग प्लेन ये है जिसे मुझे पढ़ना है, यहां से कितनी ऊंचाई पर है वो इसकी ऊंचाई मानी जाएगी। तो हम कहेंगे कि स्पेस हाइट रेशियो, देखो इसी में पूरा सवाल है, स्पेस मतलब दो के बीच की दूरी, ऊंचाई कितनी ऊंचाई है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंप अपॉन में माउंटिंग हाइट ऑफ लैंप अबाउ वर्किंग प्लेन, यानी कितनी ऊंचाई पर इन लैंप को आपने रखा हुआ है, बांधा हुआ है। फिर देखिए इसमें पॉइंट दिया है कि प्रॉपर इल्यूमिनेशन के लिए दिस रेशियो जनरली केप्ट बिटवीन 1 to 1.5, मतलब प्रॉपर इल्यूमिनेशन के लिए इस रेशियो को कम से कम आप 1 से 1.5 के बीच रखें। नहीं तो वही चीज है ना, देखो अगर हम लोग कम कर दे, इसे कम करने का मतलब देखो क्या है, कम किन दो कंडीशन में आ सकता है, अगर इन दो लैंप के बीच की दूरी को कम कर दें। अब यार हर एक लैंप की कुछ लुमिनियस फ्लक्स को एमिट करने की एक क्षमता है, तुमने अति पास पास कर दिए, ये बहुत ज्यादा पास करने का मतलब इनकी लाइट जो है आपस में कैंसिल आउट होने लग जाएगी, जिस प्रॉपर प्रकाश उसे करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, तो इसीलिए ये कहा गया है। फिर दूसरी बात ये भी है, जो हाइट है उसे कम कर दो तो ये बढ़ेगा, अगर तुम बहुत ऊंचाई कर दोगे तो ये कम हो जाएगा। तो तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इनके बीच की दूरी कम करो और जी भयंकर इसकी ऊंचाई बढ़ा दो, मतलब ये भी नहीं कर सकते। तो आपको जो रेशियो मेंटेन रखना है वो 1 से 1.5 के बीच अपना रेशियो मेंटेन रखें। रेशियो की मैं बात कर रहा हूं, जैसे इन दो लैंप के बीच की दूरी अगर 2 मीटर है तो इन्हें लगभग आप 2 मीटर पर ही ऊंचाई पर टंगाओ। जैसे मैं कह रहा हूं कि इसके 3 हैं तो इसे 2 पर, यानी या तो 1 रख लो या फिर 1.5 रख लो, ठीक है जी। लेकिन आप इसे ना इससे कम रखें ना इससे ज्यादा, तो बेस्ट जो रखा गया है वो रखा गया है 1 से 1.5। अब आता है देखो रिफ्लेक्शन फैक्टर, ये हमारा फिजिक्स में भी होता है, आने वाली और वहां से रिफ्लेक्ट होने वाली। भाई अगर इस किताब को हम देखने की बात कर रहे हैं ना दोस्त, और ये हमें पीले कलर में दिख रही है, तो हो ये रहा है कि किसी भी सोर्स ने इसके ऊपर लाइट उत्सर्जित की, एमिट की, इस पे टकराने के बाद में हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट हुई। तो अगर मुझे कोई हिस्सा पीला दिख रहा है तो उस हिस्से ने पीले को मेरी आंखों पर रिफ्लेक्ट किया है, कोई लाल दिख रहा है तो उस हिस्से ने लाल को रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है जी। तो ये आने वाला इंसिडेंट कहलाता है और यहां से टकराकर ये भाई रिफ्लेक्ट कहलाता है। तो हम लोगों ने कहा था रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड फैक्टर, ठीक है भाई। R बाई आई रिफ्लेक्टेड लाइट और अपॉन में इंसिडेंट, परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश के अनुपात को परावर्तन कारक कहते हैं। ये तो आप लोग नॉर्मल इसमें पढ़ाया था तुम्हें फिजिक्स में। मान लिया ये कोई मिरर है, लेंस में रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ये जो ये लेंस है ना इसमें रिफ्रैक्शन है, इधर से कुछ आएगा किसी और एंगल पे
रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। जो मिरर होता है ये कहलाती है आने वाली, इंसिडेंट। इस पे टकराकर ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड। ठीक है जी, कहा ये भी गया है कि जितने एंगल से ये इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन फैक्टर। एक बार इन्हें जो अभी बताए ना एक बार दोबारा से पढ़ो। क्योंकि भाई बहुत ही खास है, बहुत जरूरी है और ये हमें याद ही रखना है दोस्त। सिर्फ नॉर्मल एक आइडिया लो, नॉर्मली पढ़ो इसको कि क्या लिखा है। नेचुरल का मतलब क्या है? जो नेचर में वैसे ही है, बस ये शब्द हमें याद है, हमारा काम बन गया जी। जैसे हम कहें भाई सूरज है, चांद है, तारे हैं, मेट्रोइड्स है। आर्टिफिशियल कौन से हुए दोस्त? जो हम लोग अपने सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से देखो बना रहे हैं। डिबिया पिबिया सब यही है। क्या बोला? लड़की का नाम मत लिया करो ना, कोई ऑनलाइन में देखेगा वो बुरा मानेगा यार दोस्त। क्योंकि सभी नाम में कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा जुड़ा हुआ ही है। प्रकाश का कोई भी स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाता है। मोमबत्तियां या फिर अपना ये लैंप वगैरह। अच्छे लाइट के या इलेक्ट्रिकल लाइट के फायदे बताओ। देखो पढ़ो जल्दी, बस नजर डालनी है भाई। साफ स्वच्छ है, आसानी से कंट्रोल है, कम खर्चा है, रिलायबिलिटी अच्छी है, स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए बढ़िया है और लगातार अपना एक जैसा हमें आउटपुट मिलेगा। फिर है जी इल्यूमिनेशन। यहां से हमने देखो यही तो सीखा है कि भाई लाइट एक कोज है और इल्यूमिनेशन एक रिजल्ट है। अच्छे इल्यूमिनेशन के कुछ गुण हैं। सफिशिएंट लाइट शुड फॉल ऑन द इल्यूमिनेटिंग सरफेस। इल्यूमिनेटिंग सरफेस पर सफिशिएंट, जिससे वो देखा जा सके, पढ़ा जा सके, उतना प्रकाश आए। मैंने अभी तुम्हें उदाहरण तो देकर बताया था। मान लिया मैं कहीं से नीचे इस रैक के नीचे रख के पढ़ने लगता तो उस पर सफिशिएंट प्रकाश नहीं पहुंचता, तो वो इल्यूमिनेट नहीं होती। सरफेस शुड बी इंस्टॉल्ड एट सच ए प्लेस सो एज टू गेट यूनिफॉर्म लाइट। यानी कि जो सतह है, जो सरफेस है, उसे हमें ऐसी जगह प्लेस करना चाहिए जहां हमें एक समान लाइट प्राप्त हो सके। सरफेस शुड हैव सुटेबल सेट टू रिफ्लेक्ट द लाइट। एक प्रॉपर एक सेट हो जिससे ये रिफ्लेक्ट कर सके। लाइट शुड नॉट स्ट्राइक द आईज डायरेक्टली। ऐसा सरफेस पर टकरा कर आंखों तक पहुंचे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंखों पर लाइट पहुंच रही है। ये तुम्हें लास्ट में रटवाया था। इंसान के सेंसेशन के लिए सबसे बेस्ट वेवलेंथ 5500। ठीक है जी। इसके बाद में देखो याद रखो वायलेट इंडिगो यानी विपग्योर से बेटा याद रखा था हमने। इनकी जो वेवलेंथ है ये रट लो, बहुत जरूरी है। 4000, 4500, 4750, 5400, 6000, इन्हें दिमाग में रखो, बिल्कुल फिट रखो। देखो लाइट हम लोग क्या कह रहे हैं, पढ़ते रहो जरा इन्हें। लाइट क्या हुआ जी? एनर्जी फ्रॉम ए रेडियंट बॉडी विच प्रोड्यूस्ड विजुअल सेंसेशन ऑन ह्यूमन आईज इज कॉल्ड लाइट। अरे भाई देखो लाइट का मतलब यह है किसी भी सतह या सरफेस या कहीं कि किसी भी सोर्स से एमिट होने वाली ऐसी कुछ लाइट जो इंसान की आंखों पर सेंसेशन दे सके। भाई सेंसेशन होगा अगर आंखों में तभी मैं कुछ देख पाऊंगा, नहीं तो नहीं देख पाऊंगा। यानी इंसान की आंखें सेंस कर सके किसी भी ऑब्जेक्ट को। फिर लुमिनियस फ्लक्स है टोटल क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल सेंसेशन फ्रॉम लुमिनियस बॉडी इज कॉल्ड लुमिनियस फ्लक्स। ये टोटल जो एनर्जी रेडिएट हुई है उसकी टोटल संख्या को हम लोग लुमिनियस फ्लक्स कहते हैं।
और ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, ल्यूमेन। ये तो इस पूरे चैप्टर में हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है, बार बार आता रहेगा। फिर देखो हम लोगों ने प्लेन एंगल पढ़ा है जी। प्लेन एंगल आर्क अपॉन रेडियन, सॉरी रेडियस, जिसे हम लोग रखते हैं जी रेडियन में, बताया आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो सॉलिड एंगल, इसके बाद में हम लोग देखते हैं देखो सॉलिड एंगल। तो इसमें हम लोग जो सोर्स है ना, सोर्स को कहां रख के इमेजिन कर रहे हैं दोस्त, यहां पर सेंटर पे। तो क्या है, एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। कल हमने ये भी देखा था भाई, कितना बनाएगा ये 4 पाई। अब देखो जी, दोनों में अगर देखें, मैंने आपको कल ये भी बताया बेटा, रेडियन और स्टेरेडियन ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। रिलेशन बिटवीन प्लेन एंड सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। एक चीज याद रखो, देखो मान लिया आपने कोई सरफेस, आप ये काट दो, किसी भी सरफेस पर आपने ये चाप लगा के काट दिया। अच्छा, ये टोटल कितना बताया था तुम्हें बे, अल्फा। प्लेन एंगल में ये तो सिखाया था। अच्छा, ये टोटल है हमारा अल्फा। मान लिया टोटल थीटा है, तो थीटा बराबर अल्फा बाई 2। मैं तुम्हें इसलिए ये चीज सिखा रहा हूं, देखो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, इसे जरा समझ लो भाई। कोई सोर्स यहां पर है, ठीक है भाई बच्चों, सोर्स का मतलब है जो लाइट देगा। इसने किया ये है कि यहां से डायरेक्टली हम ये कहें कि जी एच ऊंचाई थी यहां। तो हमेशा दिमाग में रखो, जब भी किसी सोर्स के एग्जैक्ट नीचे आप किताब पढ़ो या कोई सरफेस रख दो, तो वहां हम लोगों को सबसे ज्यादा इल्यूमिनेशन मिलता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसी लेवल पर रखें, एक ही पॉइंट पर मिलता है, इसके आसपास का एरिया भी तो होता है। तो ये देखने को मिले कि भाई इसने इतने एरिया को इल्यूमिनेट किया है, रोशनी इतने एरिया में फैलाई इसने, ठीक है। अच्छा जी, तो हमेशा याद रखिए बेटा, ये जो पॉइंट जाना जाएगा, मान लीजिए इसे मैंने ए कहा, ये मैक्सिमम इल्यूमिनेशन लेवल के लिए जाना जाएगा, ये है मैक्सिमम। और भाई इसके बाद फिर अंधेरा, इसने जो इल्यूमिनेट किया इसी एरिया को किया, तो ये पॉइंट, ये बी ले लो, ये जाना जाएगा मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल के लिए, ठीक है। तो यहां से जब हम ये बनाएंगे तो यहां टोटल जो ये देखने को हमें मिलता है, ये क्या है दोस्त, अल्फा। क्या डिनोट किया आपने, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कैलकुलेट कर लिया। देखो अब ये एच है और मैं आर मान लो, ये एच है, ये आर है, तो हम क्या, ये दूरी, ये हो गया 90 डिग्री, ये मान ले हम थीटा। तो क्या हम बेटा ये निकाल सकते हैं कि अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये बताओ, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, यानी एच बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर सकते थे। अब मुझे यदि ये सॉलिड एंगल में बदलना होता, तो यार मैंने तो यही तो सीखा है, 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। अल्फा का मतलब है ये पूरा, जरा देखकर बताओ,
अगर मैं देखूं थीटा बराबर अल्फा बाई 2 है या नहीं, भाई थीटा मतलब यही वाला हिस्सा था, तो थीटा बराबर अल्फा बाई 2, तो ओमेगा बराबर में 2 पाई 1 - कॉस थीटा। और दोस्त यहां से हमने क्या ले रखा है, 1 - कॉस थीटा मतलब h बटे √h² प्लस में r²। ये सॉलिड एंगल निकालने का एक तरीका है। है? बेस आ रहे है? अबे जिसके साथ 90 डिग्री का ये है, जिसके साथ एंगल बनता है तो ये आधार है, ये तो लंब है। अरे भाई इसके सामने वाला हमेशा लंब होता है यार। ये आधार है, है? हाँ 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 हाँ, वो तो समझ। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट चलो। भाई अमन जी क्या बताएं, कुछ बच्चों का जन्म ही परेशान होने के लिए और करने के लिए हुआ है भाई, और हमारे ऊपर पता नहीं आपका कौन से जन्म का कर्जा है भाई जिसे हम चुका रहे भाई। अरे एक बैच में इल्यूमिनेशन पढ़ा रहा था, सोचा तुम्हें भी करवा दूं, आएगा तो तुम्हारे पास भी तो डबल समय लगेगा। कल शाम को ही क्लास ली थी। एक अब ले ली, तो बताओ इसमें क्या गुनाह कर दिया। तुमसे कोई छीन थोड़ा ही रहे, तुम्हें पढ़ाई तो रहे। बना लिया? ए भाई ये बनाया तो ये कई सारे न्यूमेरिकल करवाएगा, नहीं बनाया तो बाट लग जाएगी। ठीक है भाई रजब साहब, चलो जी। कैंडल पावर ये पढ़ाया देखो कल, कैंडल पावर 1 कैंडल पावर बराबर कितना कहा, 4 पाई सिखाया। लुमिनियस इंटेंसिटी यूनिट बताई, इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल यूनिट है। क्या कहेंगे जी, या तो आई से डिनोट करें, या तो कैंडला है, या फिर कैंडल पावर है। फिर हमने मीन स्पेरिकल कैंडल पावर लिखी, तो टोटल में अपॉन में 4 पाई है, हेमिस्फेयर में अपॉन में 2 पाई है। रिडक्शन फैक्टर मीन स्पेरिकल अपॉन मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर है। उसके बाद में इल्यूमिनेशन E बराबर 5/A है। अब यूनिट इससे ही बनाते हुए चलो, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या फिर लक्स। ठीक है जी, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या फिर आप कहोगे इसमें लक्स। दूसरी देखो ब्राइटनेस या ल्यूमिनेंस, बेटा ये यूनिट बड़ी ही खास है जी, नीट स्टिल्ब और लैम्बर्ट। कैंडल पर स्क्वायर मीटर नीट मारेंगे, या स्टिल्ब कैंडल पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और लैम्बर्ट ल्यूमेन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। लैंप एफिशिएंसी है ल्यूमेन पर वॉट, पावर एमिटेड बाय द सोर्स, पावर कंज्यूम्ड बाय द सोर्स। यूटिलाइजेशन फैक्टर है ल्यूमेन रीचिंग एट द वर्किंग प्लेन अपॉन में ल्यूमेन एमिटेड बाय द सोर्स, अपॉन में मेंटेनेंस फैक्टर है। ऊपर है नॉर्मल वर्किंग प्लेन और नीचे है
एकदम परफेक्टली क्लीन की स्थिति में इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन को वही ई से डिनोट करेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन फैक्टर है शुरुआत में क्या इल्यूमिनेशन है और एक निर्धारित समय के बाद में क्या है। स्पेस हाइट रेशियो है लैंप के बीच का स्पेस और ऊंचाई। रिफ्लेक्शन फैक्टर ये भी पढ़ाया तुम्हें। चलो, क्या आपने ये CRI के बारे में सुना है? एक तो फुल फॉर्म, आंसू घर जाना बेटा, पानी की बोतल लेके। कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये फुल फॉर्म है और इंपॉर्टेंट है जी। पर है कैसा ही, कलर रेंडरिंग इंडेक्स इज ए quantitative measure of the ability of light source to reveal the colors of various object faithfully in comparison with a natural or standard light source। पढ़ के देखो तुम्हें समझ क्या आया इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पढ़ के देखो। समझ गए? अरे देखो, कलर्स की पहचान करनी थी। पहले नेचुरल लाइट बाहर सूरज वाली, और उसके बाद में जो आपने ये लाइटनिंग सिस्टम लगाई है उसमें ये कहलाता है हमारा CRI। लिखा भी है, कलर रेंडरिंग इंडेक्स एक प्राकृतिक या मानक प्रकाश स्रोत की तुलना में विभिन्न वस्तुओं के रंगों को विश्वसनीय सा प्रकट करने के लिए प्रकाश स्रोत की क्षमता का मात्रात्मक माप है। किसको डिनोट कर रहा है? अलग अलग से कलर ले लो और इन्हें जाकर देखो जी पहले बाहर। ठीक है भाई, तुमने कहा जी ये अब बाहर है तो लाल लाल दिखा आपको, पीला दिखा, हरा दिखा। चलो तुम्हें एक उदाहरण देते हैं CRI। कई बार मैं ये कहता हूं यार मैं इसमें ज्यादा गोरा दिख रहा हूं, कई बार ये बोलता हूं यार इसमें मैं लाल क्यों दिख रहा हूं, कई बार बोलता हूं ना। कई बार आप वैसे भी देखते हैं, छोटू नाम बता दूंगा तेरा कि तेरी हरकत रिश्ते भी नहीं आएंगे, इसलिए पढ़ ले शांति से नालायक। देखो कई बार आप बाहर नेचुरल ये लाइट है एकदम, तुम्हारा जो फोटो है वो परफेक्ट क्लीन, तुमने जो लाल टोपी पहनी है लाल, जैसे जींस पहनी है वो जींस का फोटो, आपका जैसा फेस है वैसे ही आ गया। अच्छा जी, अगर आपके घर में जो लाइट है वो पीली टाइप लगी हो तो आपका जो चेहरा है या आप कई बार वो आपको थोड़ा पीला पीला टाइप का दिखेगा। अरे दोस्त वही CRI है। तो आपने कलर का पहचान करनी थी, एक बार नेचुरल के हिसाब से और एक बार जो भी आपने इल्यूमिनेशन सोर्स यूज किया है उसमें। यही आपको दर्शाता है CRI। अब नीचे जो मेंशन है CRI, ये रट्टा मार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो प्रेशर सोडियम लैंप 2030 कैसा रंग होता है इसका? पीला पीला टाइप। लीनियर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप 80 to 90, इनकैंडेसेंट या हैलोजन लैंप। ये स्टेडियम में कौन सी लैंप है?
तो इन्हें लाल बॉल ये हरी दिखती है, हैं? नहीं, बॉल बॉल, क्रिकेट की बॉल, तुम समझे नहीं, मैं कह रहा बॉल बॉल नहीं, जैसी होगी वैसे दिखेगी। सफेद थोड़ा ही, टेस्ट मैच है तो लाल से खेला जाता है, अब वनडे है तो वो सफेद है, तो क्लियर वही कलर पिक कर पाएंगे ना जो है नेचर में। अब जो घास है वो वैसी दिखेगी जैसी है। तो ये अलग अलग से इंडेक्स है जी। लो प्रेशर सोडियम लैंप 20 से 30। कोई मूवी है? नहीं, कोई मूवी आई है? नहीं अभी। कौन से? अबे ठीक, ऐसे कोई मूवी है क्या? ये लॉजिक से आर पार कुछ। अवतार आ गए 16। तुम जाओगे देखने के लिए? नहीं नहीं, ये इसमें ये व्यवस्था नहीं है यहाँ। अच्छा, 16 तारीख को तो हम जाएंगे फिर देखने के लिए। इनकैंडेसेंट लैंप और हेलोजन लैंप का CRI कितना है? 100 है। ये है क्या है? मैराथन? तो क्या 3 घंटे की मूवी तो हम वैसे देखे आए। चलो जी, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, ये मानो न्यूमेरिकल के लिए, जो न्यूमेरिकल अभी लिखने वाला हूं इसकी शुरुआत होती है यहां से। इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो हमने किया क्या है, ये इसको समझ लो। ये रखा है हम लोगों ने सोर्स, और यहां हम लोगों ने ये रख दिया जी अलग अलग से कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कुछ सरफेस। पहले की दूरी R1 है, दूसरे की दूरी, फिर नेक्स्ट वाले की दूरी R3 है। ये सिर्फ आप लोगों ने अलग अलग ये दूरी से अपना निर्धारित कर दिया जी। मान लिया हमने ये कहा भाई कि E1, पहले E1 का मतलब है इस A1 से देखना, ये E1 है, ये E2 है। नियम ये नहीं था, नियम तो बेसिक ये था कि E जो दूरी है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां आता है R1 स्क्वायर, जो E1 आएगा वो आएगा R1 स्क्वायर। फिर आप लेते हो ये E2, ये मिलता है आपको R2 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आप अगर E3 लिखने लगे तो वो लिखना पड़ता आपको ये। किसी भी सतह पर जो आप इल्यूमिनेशन लिख रहे हैं, ये सोर्स से दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने E1 लिख दिया, E2 लिख दिया, E3 लिख दिया, आप E4 लिखे, जो मर्जी आप लिखते चले जाइए। तो आपने हर एक केस में यही फॉलो करते हुए चलना है। तो हमने यहां से ये आइडिया लगा है कि कोई भी एक सतह ले ली, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर दोस्त यहां पर एक आता है कांस्टेंट, ये क्या है? इंटेंसिटी। तब आपने लिखा E बराबर में I/d स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां मेंशन किया आपने E बराबर I/d स्क्वायर। ये बड़ी खास चीज है। अच्छा, E बराबर एक और फॉर्मूला पढ़ा है, बताना। E बराबर में π/A। पढ़ी क्या है ना यार ये चीजें। तो ये हमारा क्या है दोस्त? ल्यूमेन पर, ओके, इसे ही हम लक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो E हमें मिलेगा ना, या तो आप यहां भी इसे किस में मेंशन कर रहे हैं, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या फिर लक्स। ये हमारा पहला इनवर्स स्क्वायर लॉ था। फिर हमने थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने ये कहा कि जो सरफेस ये हम लोगों ने बना रखे हैं, यदि हम इसे देखो, आप खुद ये सोचो कि अगर मैं
ये ऊपर लाइट है दोस्त और मैंने ये हाथ ऐसे कर लिए, तो ये लाइट सीधी आ रही है। अच्छा जी, अगर मैंने ऐसे कर लिया तो किसी एक एंगल पर झुक गया ना हाथ। तो यही चीज हम लोगों ने यहां पर ये देखी, ये देखना था। मान लिया कोई जो बॉडी है, ठीक है भाई बच्चों, कोई जो बॉडी है ये यहां से अपना जो फ्लक्स लाइंस है ये अपना ये आ रही है, लुमिनियस फ्लक्स लाइंस अपनी ये आ रही है। हमने किया ये कि इसे अब हम लोगों ने थोड़ा किसी एक एंगल पर हमने इसे झुका दिया जी। हमने जो एंगल ले लिया ये मेंशन कर लिया कि भाई ये एंगल हम लोगों को थीटा मिल रहा है जी। ठीक है भाई, तो पूरा का पूरा तो इसे काटेगा नहीं या दिखेगा नहीं। तो यही वाले जो केस है इसे हम लोगों को एक्सप्लेन किया गया जी लैम्बर्ट प्रिंसिपल से। और ये कहा गया, देखिए इसी को कुछ यहां पर दिखाया गया है। अब किस हिसाब से झुका दिया भाई इसे, थीटा एंगल। तो हमें ये फॉर्मूला दिया गया है, लैम्बर्ट कोसाइन जो रूल है ये दे रहा है कि E बराबर में पहले जब आप नॉर्मल स्थिति में I/d² ले रहे थे, नॉर्मल तो ये था, लेकिन अब हमने किसी भी सतह से या नॉर्मल से हम लोगों ने किसी एक एंगल पर उसको झुका दिया, तो अब ये फॉर्मूला हमारा यहां पर बन जाएगा जी सीधे कॉस थीटा। और यही भाई वो है वही सेम चीज लक्स, ये नहीं बदला, ये हमारा सेम एज इट इज वही है। अच्छा अब जरा ये वाले को, ये आई नहीं है एक्चुअली, ये हमारा आई है। ठीक है जी, I/d² और cos थीटा। अब यहां पर चलेंगे, जरा ये देखें भाई बच्चों, ये कोई सोर्स था जी। ठीक है जी, यहां से अभी जो हम बात कर रहे थे, नीचे कोई सरफेस है और इसे ऐसा कर लेते हैं, इसे हम H ही मान लेते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे। हमने कहा इस सोर्स से इस H पर, इसे पॉइंट ए ले लेते हैं। चलो आप इल्यूमिनेशन लिखिए तो आप बड़े क्लियर हो कि हम ये लिखेंगे I/h²। यही तो लिखते यार, यही तो लिखने वाले हैं। ओके जी, I/h², ये हमें मिल गया जी इतने लक्स है। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई संदेह नहीं है, नॉर्मल केस है। अब भाई ये भी तो होगा बच्चों कि हमने ये लिया है
किसने यहां एक सर्कुलर इस एरिया में अपने रोशनी फैला दी, इल्यूमिनेट किया। इस बेचारे की रेडियस हमने इसकी जो रेडियस हमने ले रखी है ये आर ले रखी है। अच्छा जी, ये आपसे पूछने लगे कि देखो जी आप हमें बी पर बताओ कितना इल्यूमिनेशन होगा, भाई ये भी तो आ सकता है। और ए पर जो इल्यूमिनेशन आएगा बेटा ये मैक्सिमम आएगा। हमने कहा ठीक है जी, हम बी पर निकालेंगे तो ये आएगा बी पर। चलो जी, हमने सोर्स को इसे मान रखा है जी एस, और जो ये एंगल है ये मान लिया थीटा। मेरा मतलब समझिए, पहले ये था स्ट्रेट, आपने अब इसे किसी एक एंगल पर अलग कर दिया। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि बी से लेकर एस तक बी एस बराबर में एच कॉस थीटा? अरे नहीं लिख सकते क्या यार, ये एच है, इसके साथ एंगल थीटा बना है, तो क्या लिख सकते हैं, एच कॉस थीटा। चलो जी, हमने ये लिख लिया। यानी अब सोर्स से जहां पर आपको इल्यूमिनेशन निकालनी है वो दूरी है बी से लेकर एस तक, तो बी एस मिल गया हमें। अब क्या आपको ये आइडिया है कि हम सर इसके लिए अगर हमें किसी एक एंगल पर निकालना होता था तो हम एक सूत्र लिखा करते थे, ई बी बराबर इल्यूमिनेशन अपॉन में दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है दोस्त, बी एस का स्क्वायर और गुणा कॉस थीटा। यही तो फॉर्मूला था। हमने कहा ठीक है जी, है ओह ये उल्टा लिख दिया यार, एच बाई कॉस थीटा आएगा जी, ये अपॉन में है कौन सी, हाँ बी एस एच बाई कोस थीटा आएगा ना, ये उल्टा लिख दिया। ठीक ठीक ठीक, हाँ ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है भाई, आधार बटे कर्ण करना था ना हमें, ये मिस्टेक हो गई थी। तो बी एस का आई बटे एच स्क्वायर अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और गुणा यहां पर है कॉस थीटा। तो हमें बी पर जो मिलेगा ये मिला हमें आई अपॉन में एच स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। भाई यही तो मिलेगा हमें। अच्छा जी, हम निकालने को फिर यही भी है कि हम क्या ये निकालें, हाँ बिल्कुल। अगर हम ये चाहते निकालना तो ये भी आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो ये तीन नियम लिखे हमने, एक ये, एक हम लोग ये भी ये बात कर रहे थे, और एक हमारा ये था जो एच के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब एक तो हमारा पहले था आई बाई एच स्क्वायर या डी स्क्वायर, दूसरे में हमारे क्या आ गया, ई का मान आई बाई डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। फिर हमने किसी एंगल पर झुकाकर किसी और पॉइंट पर पूछा, जैसे नॉर्मली ये बात कर रहा था, तो यहां इसके लिए आएगा ई बराबर में आई बाई एच स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अभी हमने प्रॉपर डेरिवेशन भी किया है नेक्स्ट पेज पे। तो ये तीन नियम है जिन पर आधारित हमें न्यूमेरिकल अब करने हैं जी। अब इसका फोटो जो ले रहे हो लिखो।
जे जे क्या लिख रहा है ये, आई क्या है, इंटेंसिटी है भाई। देखो टॉपिक इतना खास चल रहा है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि रेलवे प्राइवेट हो गया, यूपीपीसीएल प्राइवेट हो गया। बच्चों का डिस्कशन ये है, और मैंने समझा समझा के थक गया। अरे किसी चीज को प्राइवेट करना उतना भी आसान नहीं है, और अगर हो भी रहा है तो वोट अब मैंने अकेले ने तो दे नहीं रखा है कि नहीं, बैठा भी सबने रखे गद्दी पे। क्यों, जब आदमी जिस देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होती, धर्म की राजनीति होती है, तो वहां ये इलाज भी सही है, फिर इलाज भी सही है। और ये किसी पार्टी एक की बात नहीं, सबने तो ठेका ले रखा। किसी ने हिंदू होने का ठेका ले रखा, किसी ने मुस्लिम होने का ठेका ले रखा, किसी ने दलित होने का ठेका ले रखा, किसी ने यादव होने का ठेका ले रखा। सब यही तो कर रहे हैं, बस सब अलग अलग के ठेकेदार बने हुए। और जो जिसका ठेकेदार, उस समाज का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। चलो जी, हमें तो जीवन भर पढ़ाना ही है, हम क्या करें, है कि नहीं। हम तो ऐसी चीज के पास भी ना जाए भाई। गवर्नमेंट जॉब एंड हो गई है, ओनली प्राइवेट है अब, पढ़ो। अब देखो, जब तुम डिस्कशन ये करोगे तो क्वेश्चन कहां से आया, तुमने टेक्निकल, मैं ये मानता हूं ना, इन सब चीजों पे बात करें दिल खोल के, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो इस तरह के कमेंट करते हैं उनके लिए मेरा यही है कि गवर्नमेंट जॉब के लायक क्या वो लोग हैं जो प्राइवेट प्राइवेट चिल्ला रहे? पहले खुद बनो लायक। कितनी भर्ती तो आ रही है, 2014 से यही सिलसिला चल रहा जी, ये प्राइवेट हो गया। मैंने कितनी बार कहा, अरे 14 से लोगों ने नौकरी कर ली, शादी कर ली, 5-5 साल के बच्चे हो गए, ये इसी में उलझ रहे, ये इसी में उलझ रहे अभी भी। इन्हें बोलने का अधिकार तब है जब वो 100% परफेक्ट हो कि मेरी तैयारी तो सॉलिड है, मुझे पेपर देने का चांस नहीं मिल रहा। भाई अभी डीआरडीओ देने गए बच्चे, क्या उखाड़ लिया? एसएससी देने गए, क्या ले दे के, वो तो दिसंबर के लास्ट में यूपीपीसीएल टीजी2 भी आ गया जिसमें 900 भर्ती। भाई तुमने क्या उखाड़ लिया वहां? फिर रेलवे भी आ ही जाएगा, इसी तरह रेलवे भी निकल लेगा। तो क्षमता तो अपने अंदर नहीं है और कमियां दूसरों में गिना रहे। पहले अपने आप को काबिल बनाओ। कुछ लोग इस तरह के हैं कि मुझे ये जॉब नहीं मुझे करनी, हाँ, जैसे बस इस जॉब का ज्वाइनिंग लेटर इसके हाथ में था और छोड़ के आ गया हो। अरे पहले ले तो लो, मिली है नहीं जबरदस्त के चूजर बने हुए कि ये चुन लेंगे वो चुन लेंगे, मतलब हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन सलाह सबको देने की, प्राइवेट हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं हो रहा। ये इस दुनिया में जो नकारा नकारा बिल्कुल ना, नील बटा सन्नाटा, जिन्हें कुछ करना नहीं, ये उसी सेंटेंस को चिल्लाते रहेंगे, प्राइवेट क्यों, अपनी कमियों का ठीक रहा। इनके माँ बाप इतने समझदार नहीं है ना, समझते होंगे, लेकिन ये अपनी नाकामियों का ठीकरा किसके सर फोड़ना पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें पहले से पता है तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेट हो गया, ये हो गया, वो, अरे जब होगा तब देखी जाएगी, है कि नहीं, जब होगा तब देखी जाएगी। अभी तो पेपर है सामने, उसका पढ़ लो भाई। 891 भर्ती में से और क्या चाहिए, कितनी चाहिए? चलो 100 मान ली कि ना, अरे 100 मान ली हमने कि एक बच्चा 100 पर चयन लेगा। ले भाई कर लो, क्या करो, है दम में निकाल लो। नहीं छोड़ो वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हमने 100 इसी के लिए छोड़ दी जो अकेला ही चिल्ला रहा प्राइवेट प्राइवेट। भाई दम है, 100 का मतलब है टॉप 100 में आना, उसमें भी नहीं है। इसलिए पढ़ने पर फोकस करो, अपने खुद की स्किल्स बढ़ाओ, पेपर देने का चांस मिलता रहेगा। अभी एक फॉर्म आया है डिप्लोमा के भी लिए, बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसमें।
एनपीसीएल का आया, भले ही 12-13 भर्ती हो। इसमें आईटीआई की भी भर्ती है गुजरात में, भरो फॉर्म, क्या दिक्कत है। तो पेपर देने का मौका तो मिल रहा है ना, कम से कम मिलता रहेगा, है जी। हाँ, इलेक्ट्रीशियन की सीट इसमें 12 में। चलो जी, न्यूमेरिकल लिखो। कुछ अलग वैरायटी है ये खुजली किस्म के अलग ही बच्चे हैं ये। और हम पढ़ा रहे लक्स लक्स लक्स, अबे लक्स साबुन से नहाओ, खुजली मिटाओ, और क्या। हाँ, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, मजेदार टॉपिक है। अब हो काम चलाओ। अभी एसएससी में 2-3 सवाल इससे पूछ रखे थे, तो ये डिप्लोमा के लिए भी, आईटीआई के लिए भी, ये सब के लिए बहुत कीमती चैप्टर है। और ये डायरेक्ट डेफिनेशन, फॉर्मूला, अभी देखो हमने बकायदा cos 3 ड्राइव किया। एक चचा कह रहे जी वो कहां से आया, तो ये कहां से आया, बस बोल तो देता मैं। अरे मेरे से ना फिर ये फॉर्मेलिटी वाली बातें होती, फिर मेरे जो आता है मैं बोलता हूँ फिर। हाँ हाँ, क्यों हम इतने लाइफ में कैलकुलेटर रहे नहीं कि भाई ये बोलना ये नहीं बोलना। चलो एक सवाल है भाई बच्चों, एक क्या कई सारे सवाल करने हैं अब। एक सवाल ये है, अभी हिंदी में बता दूंगा तुम्हें, पहले लिख लो इसे। ए लैम्प हैज ए अच्छा, ये दे रखा, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर ऑफ 40, कैलकुलेट टोटल फ्लक्स ऑफ लाइट फ्रॉम लैम्प। चलो भाई बच्चों, छोटे छोटे सवाल है, देखो बता दूं आपको। एक लैंप है, छोटे छोटे लेकिन बहुत अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए चिल्ला भी रहा हूं कि बेटा इसे ध्यान से पढ़ो। एक में मेन स्पेरिकल कैंडल पावर 40 दी हुई है जी। ये कह रहा है कि टोटल फ्लक्स कितना है ये बताइएगा, टोटल फ्लक्स कितना है। तो देखो भाई, हमने ये सीखा है सीपी बराबर में टोटल फ्लक्स अपॉन, ये नहीं पढ़ा है तुम्हें, तो भाई फाई बराबर में 4 पाई गुणा में 40, तो फाई बराबर में 160 गुणा पाई। बताओ कितने ल्यूमेन आते हैं 502 किसमें, ल्यूमेन में। बताओ, ये हमारा सवाल है, कर लोगे। फिर नेक्स्ट सवाल है, ए 230 वोल्ट लैंप हैज टोटल फ्लक्स ऑफ 2000 ल्यूमेंस and takes a current of 0.4348 एम्पियर। पहले सिर्फ इसे पढ़ो। एक 230 वोल्ट है भाई लैंप में, करंट कितनी है 0.4348, और कितना फ्लक्स है बेटा, इनकी तो तुम्हें यूनिट भी रटवा दूंगा मैं। कितनी हो गई 2000 ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब समझ जाओ, ये फ्लक्स की चर्चा कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, फ्लक्स वही अपना फाई वाली कहानी। कैलकुलेट
इसमें हमें बताना है कैलकुलेट लैंप एफिशिएंसी। पहला पार्ट ये है कैलकुलेट लैंप एफिशिएंसी। बेटा ये बताओ, एक भी न्यूमेरिकल बचेगा नहीं, बस 5-6 करवा रहे हो, इन्हें करके जाओ। भाई एक 230 वोल्ट लैंप है जिसमें टोटल जो फ्लक्स है 2000 ल्यूमेन है और धारा 4348 एम्पियर है। तो लैंप एफिशिएंसी बताओ बेटा। लैंप एफिशिएंसी ल्यूमेन पर वॉट सिखाया है कि नहीं? ल्यूमेन पर वॉट, ल्यूमेन कितने? 2000। अब वाट यानी 230 गुणा 0.4348 है। कितना उत्तर आ रहा है? अरे 20 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये बताना था इसमें। इसी में बी पार्ट देखो क्या है। अब ये कह रहा है MSCP पर वॉट निकालना है। MSCP पर वॉट कैलकुलेट करो कितना होगा। अरे टोटल MSCP निकाल लेते हैं और जितने वॉट है इससे डिवाइड कर लेते हैं और क्या है, तो MSCP पर वॉट मिल जाएगा। निकालो। अरे MSCP कितना मिलेगा? अरे नालायको, टोटल फ्लक्स 2000 बटे में 4 पाई MSCP मिल गया। अरे ये सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है। कितना? 159। चलो मान लो, कोई बात नहीं, सही मान लो। अब बच्चों ये बताओ, हमें निकालना है MSCP प्रति वॉट। कितना आ जाएगा? 159 बटे वॉट कितनी है ये? 230 गुणा 0.4348 कितना आ रहा है? 1.59। ये हमें मिल जाएगा MSCP प्रति वॉट। हम कह तो रहे ना, सिर्फ जो बेसिक चीज पढ़ाई है उन्हीं पर आधारित न्यूमेरिकल है, इन्हें करो। कर लोगे भाई? चलो शाबाश, नेक्स्ट आ जाओ। चलो भाई नेक्स्ट करना है सवाल। चलो आपको ये बताना है, ये O है और ये A है। ठीक है भाई, समझ गए?
एक लैंप में या एक लैंप 500 कैंडल पावर समझ गए, इंटेंसिटी प्रत्येक दिशा में देता है, प्रत्येक दिशा में देता है, ज्ञात कीजिए। चलो भाई बच्चों ये बताओ, सबसे पहला पार्ट आप इल्यूमिनेशन लेवल बताइए ई एट पॉइंट ओ। बताओ भाई बच्चों, ओ बिंदु पर इल्यूमिनेशन लेवल बताओ। भाई इसके जस्ट नीचे है ओ पॉइंट, शाबाश। तो हमें पता है कि E बराबर में इंटेंसिटी बटे डी स्क्वायर, कितना 25, कितना आ गया 20। फॉर्मूला इकाई बोलो, लक्स। चलो भाई बच्चों बी पूछा गया है, टोटल फ्लक्स बताइए, टोटल फ्लक्स ऑफ लाइट, टोटल फ्लक्स ऑफ लाइट प्रत्येक दिशा में दे रहा है, मतलब स्पेयर बन गया ना। स्पेयर का एंगल कितना, 4 पाई। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या सिखा रखा है यार, कैंडल पावर गुणा, अरे भाई 4 पाई। टोटल चारों दिशाओं में देखना है ना, तो टोटल फ्लक्स कितना, कैंडल पावर कहां है 500 गुणा 4 गुणा 3 पॉइंट कितना जी, 62 नहीं। फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है ल्यूमेन, ए भाई 4 दिया 12, 12 पंजे 60, तो 62 84 आएगा। कट किससे काटूं, तो काटेगा 2 दशमलव तो 314 हो गया। दशमलव लगा रहा है नालायक, आती हुई चीजों को गलत कर रहा है। अरे कर लेंगे भाई। अच्छा अगर हम ए पर, जैसे भाई ये बताओ बच्चों ये कितना हो गया 0.5, पॉइंट 5 हो गया। हमें सी बताना है कि जो प्रोजेक्टेड एरिया है, जितने एरिया में ये फैला हुआ है, इसमें कितना फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स इन प्रोजेक्टेड एरिया, ये बताओ। अरे तो एरिया निकालना पड़ेगा ना तुम्हें, ये सर्कुलर पाथ है, तो एरिया कितना सिखाया पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेट करते रहो जरा, फिर मैं बताऊं उत्तर। 3.14 गुणा 0.5 का स्क्वायर। तो भाई तुम्हें ये फॉर्मूला सिखाया है E बराबर में 5/A, तो 5 बराबर E गुणा A, 5 बराबर E कितना आया था दोस्त 20 गुणा एरिया 3.14 गुणा 0.5 का स्क्वायर, और 5 की इकाई, 5 की लक्स होती है, ल्यूमेन होती है। हाँ जितना भी आ रहा है 15.7 ल्यूमेन ना। बाकी इसमें शाम को एक सेशन और करेंगे।
ठीक है भाई, शाम को एक सेशन और करेंगे, उसको आप देख लेना। चलो जी, धन्यवाद।